जब तक सितारों और ग्रहों की चाल मैच नहीं करती, सही समय नहीं आता, तब तक शादी होना पॉसिबल नहीं। ये एक ऐसा कार्य है जिनमें इंसान कितना भी प्रयत्न कर ले, पर जब तक संजोग ना मिले ये कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। जय श्री राम। मैं अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज के ऊपर। जब भी कुंडली विश्लेषण के लिए ज्योतिषों के पास जाया जाता है तो सर्वाधिक पूछने वाला प्रश्न यही रहता है कि हमारी शादी किस समय होगी और कब होगी। आज हम उसी विषय के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग, ऐसे कौन कौन से सूत्र, ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके आप खुद देख सकते हैं कि आपके टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या है, आपका विवाह का समय कब आता है। आपके लगन चार्ट में ऐसे कौन कौन से भाव हैं जो कि मैरिज टाइम कैलकुलेट करने समय हमें ध्यान में रखने चाहिए। मेनली सबसे पहले मैं बात करूंगा 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव की। 7th हाउस, सप्तम भाव हमारी मैरिड लाइफ, हमारे रिलेशनशिप, हमारे स्पाउस को दर्शाता है। शादी का कारक माना गया है सप्तम भाव को, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट घर, जब भी हमें मैरिज टाइम या मैरिज की कोई भी बात करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण घर होता है सप्तम भाव यानी 7th हाउस। उसके बाद 2nd हाउस जो कि इसका सहायक घर भी बोल सकते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट द मेजर सिग्निफिकेटर्स बट स्टिल दे हैव अ रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ मैरिज। इसीलिए 2nd हाउस यानी कि जो दूसरा भाव है वो भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे कुटुंब, हमारी फैमिली को दर्शाता है, हमारी फैमिली का कारक है। इसीलिए जब भी शादी होती है तो हमारे परिवार में एक सदस्य का आगमन होता है, फैमिली में एक मेंबर की एडिशन होती है, इसलिए 2nd हाउस को देखना भी बहुत जरूरी है। उसके साथ हमें 11th हाउस यानी कि 11वां भाव देखना भी आवश्यक है, क्योंकि 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का घर है। इसलिए शादी विवाह होना भी डिजायर फुलफिलमेंट का ही एक हिस्सा है, इसलिए उसको देखना भी जरूरी है। इन 3 घरों के अलावा पंचम भाव का भी रोल आ जाता है, यानी कि 5th हाउस का भी रोल आ जाता है जब आप एक लव मैरिज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारे लव रोमांस और अफेयर्स का इंडिकेटर है, वो हमारे प्यार रिलेशंस को दर्शाता है। 9वां भाव भी यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि शादी एक रिलीजियस सेरेमनी है, शादी एक धार्मिक कार्य है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन हमारे यहाँ पे शादी को एक धार्मिक कार्य की तरह, एक शुभ कार्य की तरह किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 9वां भाव 9th हाउस रिलीजियस सेरेमनीज या एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू रिलीजन, वो 9th हाउस या 9वें भाव से हम जोड़ के देखते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट सप्तम भाव, उसके बाद माइनर हाउसेस जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल 2nd हाउस एंड द 11th हाउस, और उसके बाद 5th हाउस और 9th हाउस। तो ये 5 भाव हैं जो कि हमें देखने हैं मैरिज टाइम कैलकुलेट करने समय। पुराने समय में 12वें भाव यानी कि 12th हाउस को भी कंसीडर किया जाता था। 12th हाउस बेड प्लेजर्स यानी कि छैया सुख को दर्शाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि ज़माने के साथ साथ ज्योतिष के नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। आजकल जैसे बहुत से कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनना आजकल बहुत आम बात हो गई है। इसीलिए आज के समय में 12th हाउस को हम शादी से जोड़ के नहीं देख सकते। ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से घर आपको मैरिज टाइम कैलकुलेट करने के समय देखने हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका महत्व है मैरिज टाइम या शादी का समय निकालने में। सबसे पहले आता है शुक्र। शुक्र शादी का नेचुरल कारक है। वीनस इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। इसीलिए जब भी आपको शादी का समय या शादी का वक्त निकालना है तो शुक्र की कुंडली में कैसी स्थिति है उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री को दर्शाता है, स्पाउस को दर्शाता है, भोग विलास को दर्शाता है। इसी तरह एक कन्या की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक है, पति को दर्शाता है। तो ये जो 2 ग्रह मैंने आपको बताए, बृहस्पति और शुक्र, ये मुख्य रूप से शादी के कारक हैं, शादी करवाने के कारक हैं। इसके अलावा 7th हाउस का जो स्वामी है यानी कि सप्तमेश, वो भी आपको कंसीडर करना है। आपका सप्तमेश कोई भी हो सकता है, वो निर्धारित करता है आपके लगन पे। अगर आप मेष लगन के जातक हैं तो आपका सप्तमेश होगा शुक्र। इसी प्रकार अगर
आप वृषभ लगन के जातक हैं तो आपका सप्तमेश होगा मंगल। तो ये अलग अलग इंसान के अलग अलग लगन के हिसाब से सप्तमेश होगा। तो ये 3 ग्रह बहुत ज़रूरी हो गए। कौन कौन से? बृहस्पति, शुक्र और सप्तमेश। इसके अलावा राहु, राहु को ब्याहु भी कहा जाता है। राहु को जो 3 नक्षत्र मिले हैं वो तीनों काम भाव यानी कि काम हाउसेस में जगह दी गई है उनको, इसीलिए राहु भी शादी करवा सकता है। राहु की दशा अंतरदशा में भी शादी हो सकती है, इसलिए राहु को भी कंसीडर करना चाहिए। शादी का समय, मैरिज टाइम कैलकुलेट करने से पहले कुंडली में ये देखना बहुत आवश्यक है कि जो योग हैं वो अर्ली मैरिज इंडिकेट कर रहे हैं या लेट मैरिज। इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि 7th हाउस और 7th लॉर्ड की दशा कुंडली में कैसी है। अगर तो सप्तमेश यानी कि 7th लॉर्ड बली है, स्वयं राशि का है, उच्च राशि का है, मित्र राशि में बैठा है, अच्छे ग्रह यानी कि बुध और बृहस्पति या शुक्र से दृष्ट है, उसमें डिग्री वाइज बल है, डिग्री स्ट्रेंथ है, अंश बल है, तो सप्तमेश अच्छी दशा में हो तो बहुत हद तक कहा जा सकता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी और सही समय पे हो सकती है। इसके विपरीत अगर सप्तमेश के ऊपर पाप ग्रह यानी कि शनि, राहु या मंगल की छाया हो या दृष्टि हो, या फिर सप्तम भाव में यानी कि 7th हाउस में पाप ग्रह जैसे कि शनि, राहु, मंगल या सूर्य बैठे हों, तो विवाह थोड़ा विलंब से होता है, लेट मैरिज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव, ये तीनों भाव को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैरिज टाइम कैलकुलेट करना हो। इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि शनि चीज़ों को डिले करवाता है, शनि कार्य में विलंब लाता है। शनि जहां भी देखता है वो चीज़ को थोड़ा डिले कर देगा, थोड़ा विलंब कर देगा। शनि चीज़ों को देता तो है लेकिन विलंब के साथ। तो अगर आप में से किसी की भी कुंडली में शनि पंचम भाव यानी 5th हाउस में बैठा हो तो वहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, अपनी 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा और अपनी 10वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा। यानी तीनों घर जो कि मैरिज के सिग्निफिकेटर्स हैं, तीनों घर जहां से मैरिज कैलकुलेट की जाती है, अगर शनि उन तीनों घर को देख ले तो ऑब्वियसली ये सिद्ध हो जाता है कि आपकी शादी विलंब से ही होगी। इसलिए शनि का पंचम भाव में होना मूल रूप से दर्शाता है कि आपकी शादी विलंब से होने वाली है। इसके अलावा अगर सप्तमेश अस्त हो जाए, सूर्य से डिग्री वाइज बहुत क्लोज बैठा हो यानी कि सूर्य और सप्तमेश के अंदर अंश का जो डिफरेंस है वो 10 या 10 से कम हो, अगर सप्तमेश के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो यानी कि शनि, राहु, मंगल इत्यादि, अगर सप्तमेश 6-8 में बैठा हो, अगर सप्तमेश का खुद का डिग्री स्ट्रेंथ अंश बल कम हो, वो वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो या बाल अवस्था में हो, इन सब कंडीशंस में मैरिज लेट होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर कुंडली में जुपिटर और विनस ये दोनों भी अच्छी स्थिति में नहीं हैं, दोनों वीक हैं, तो भी मैरिज डिले हो सकती है, क्योंकि जुपिटर और विनस मैरिज के नेचुरल कारक हैं, नेचुरल सिग्निफिकेटर्स हैं। दशा देखनी बहुत ज़रूरी है। विंशोत्तरी महादशा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको अपनी विंशोत्तरी महादशा नहीं पता है तो आप ऐप्स या सॉफ्टवेयर से वो निकाल सकते हैं। विंशोत्तरी महादशा कैसे शुरू होती है और इसका सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा चंद्रमा किसी राशि में होता है, उस राशि का नक्षत्र क्या है, उस नक्षत्र के स्वामी के आधार पर हमारा जो जन्म का महादशा है वो आरंभ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि का है और मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है, तो आप जानते हैं आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु, तो आपकी जो महादशा है वो राहु से प्रारंभ होगी। राहु के बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध, केतु, और इस तरह से सब ग्रहों की महादशा जिंदगी में आती है। महादशाएं मेनली 3 पार्ट्स में हम देख सकते हैं। सबसे पहले आती है महादशा यानी कि मेन टाइम पीरियड। ये एक बड़ा टाइम पीरियड होता है, ये फिक्स किया गया है हर प्लेनेट, हर ग्रह के लिए। जैसे कि बृहस्पति की 16 साल की महादशा होती है, शनि की 19 साल की, चंद्रमा की 10 साल की। अब इस बड़ी महादशा को हर ग्रह छोटे छोटे हिस्सों में ले लेता है। यानी अगर आपकी 16 साल की बृहस्पति की दशा है तो उसके अंदर राहु 2-3 साल की दशा ले लेगा,
शनि कुछ टाइम पीरियड की दशा ले लेगा। इस तरह ये 16 साल हर 9 ग्रह में डिवाइड किए गए हैं। और ये जो मेन रूलिंग या जो मेन टाइम पीरियड को सब डिवाइड किया गया है, जिसको हम सब पीरियड बोलते हैं, वो होती है अंतर्दशा। अंतर्दशा को अगर हम और आगे डिवाइड करें छोटे हिस्सों में तो हमको मिलती है प्रंतर्दशा, जो कि कुछ महीनों की, कुछ दिनों की भी हो सकती है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि हमारी जो दशा है, अब मैं दशा बोल रहा हूं तो वो महादशा भी हो सकती है, अंतर्दशा भी हो सकती है, प्रंतर्दशा भी हो सकती है। इन दशाओं में अगर 7th हाउस के स्वामी या जो 7th घर में जो ग्रह बैठा है उसकी दशा अगर आ जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि आपका शादी का समय आ गया है। इसके अलावा शुक्र और बृहस्पति, जो कि मैरिज के सिग्निफिकेटर हैं, शादी के कारक हैं, नेचुरल कारक हैं, इनकी अगर महादशा, अंतर्दशा, प्रंतर्दशा आ जाती है तो वो भी शादी के समय को दर्शा सकता है। इसके अलावा राहु की दशा में भी शादी हो सकती है। राहु को ब्याहु भी कहा गया है। राहु को जो 3 नक्षत्र दिए गए हैं, तीनों काम भावों में पड़ते हैं, इसलिए राहु की महादशा या अंतर्दशा में भी शादी होने की संभावना हो जाती है। इसी तरह हमें नवांश D9 कुंडली में भी देखना है, D9 चार्ट में भी ये देखना है कि आपका जो लगन या लग्नेश या सप्तम भाग या सप्तमेश की दशा, महादशा, प्रंतर्दशा तो नहीं आ रही। और ये सब हमें मैरिजेबल एज में लाके एडजस्ट करके देखना है। ये सब आपको देखना है कि आप 18 से ऊपर हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ठीक है, अब आप 18 से ऊपर हैं, अभी आप देखते हैं कि आपको कहीं सप्तमेश की महादशा तो नहीं आ रही, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी महादशा या अंतर्दशा तो नहीं आ रही, या बृहस्पति या शुक्र की अंतर्दशा या महादशा तो नहीं आ रही। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी दशा में आपकी शादी आ सकती है। अगर आप मेष लगन के जातक हैं और अगर आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है, वहां पे बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड बन जाते हैं। बृहस्पति की महादशा के अंदर अगर आपको शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दशा है शादी होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2nd हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। और किसी भी इवेंट की हैपनिंग के लिए, किसी भी चीज़ का समय निकालने के लिए गोचर को देखना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जब शादी का टाइम कैलकुलेट करें तो दशा के साथ साथ गोचर को भी जरूर देखें। गोचर में हमें क्या देखना है? गोचर यानी ट्रांजिट में हमें यह देखना है कि 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव और सप्तमेश यानी कि 7th लॉर्ड के ऊपर बृहस्पति और शनि का गोचर होना चाहिए। मतलब यानी 7th हाउस या सप्तम भाव को बृहस्पति यहाँ तो कहीं से देख ले, दृष्टि दे दे, या सप्तम भाव में आके बैठ जाए। इसी तरह शनि भी सप्तम भाव में आके बैठ जाए या सप्तम भाव को कहीं से दृष्टि दे दे। गोचर में बृहस्पति और शनि का डबल गोचर जरूरी है सप्तम भाव और सप्तमेश के ऊपर से। अगर बृहस्पति और शनि सप्तम भाव या सप्तमेश को दृष्टि दे दें या उनके साथ युति में आ जाए तो उस स्थिति में काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाता है मैरिज का टाइम। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करता है, इसी तरह जो बृहस्पति है एक राशि में 1 साल तक गोचर करता है। तो अगर तो आप शनि का गोचर देखेंगे कि शनि आपके सपोज सप्तम भाव को देख रहा है या सप्तमेश को देख रहा है, तो आपको एक खिड़की मिल गई कि हाँ, इन 2-2.5 साल के अंदर शादी होने की संभावना है। उसके बाद आपको बृहस्पति का गोचर देखना है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर है छोटा, तो आपकी जो टाइम की खिड़की आपको मिली है, जो एक विंडो स्पैन मिला है, ये छोटा हो जाएगा। तो अगर आप बृहस्पति का गोचर भी इसके ऊपर लगा लेते हैं तो आपको 1 साल या 1 साल से कम की अवधि मिल जाएगी कि हाँ, इस 1 साल में या इस 1 साल के कम के समय में आपका विवाह संपन्न हो सकता है। अगर हमें उसके और अंदर जाना है यानी किस महीने, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि सप्तमेश, आपका सप्तमेश कोई भी हो सकता है, शुक्र, बुध, मंगल, वो डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन सा है। अगर आपका मेष लगन है तो आपका सप्तमेश हुआ शुक्र, अगर आपका तुला लगन है तो आपका सप्तमेश हुआ मंगल, क्योंकि सप्तम भाव में मेष राशि पड़ेगी। इसी तरह आपको अपने लगन के हिसाब से देखना है कि आपका सप्तमेश यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड कौन है। उस हाउस के लॉर्ड का गोचर जब आपके सप्तम भाव या लगन से होगा, उदाहरण लेते हैं, आपका असेंडेंट टोरस यानी कि वृषभ है, तो आपके सप्तम भाव में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि पड़ेगी,
और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो आपको देखना है कि मंगल का गोचर इस समय कहाँ है। मंगल का गोचर जब भी आपके सप्तम भाव या लगन के ऊपर से जाएगा तो फिर आपको एक और छोटी विंडो या एक और छोटा टाइम स्पेन मिल जाएगा कि हाँ, इन 30 या 40 दिनों के अंदर अंदर शादी संपन्न हो सकती है। देखिए, मोटे तौर पे शनि, उससे थोड़ा और एक्यूरेट फाइंड करना हो तो जुपिटर, उससे भी एक्यूरेट फाइंड करना हो तो 7th हाउस 7th लॉर्ड का गोचर देखें। इस तरह आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो शादी का समय है वो कब। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जो योग बन रहे हैं वो कितने प्रबल हैं, कितने स्ट्रांग हैं। वीक, कमज़ोर योग भी आपकी कुंडली में बहुत बार बनेंगे, लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाते। आप कैसे डिसाइड करें कि जो आपकी दशा है या जो आपका गोचर है वो इतना पावरफुल है कि वो आपके शादी करवा सकता है। और गोचर में आपको क्या देखना है कि आपका जो बृहस्पति और जो शनि गोचर में आपके कौन कौन से घरों पे प्रभाव डाल रहा है। अगर गोचर में बृहस्पति आपके जो मैंने 5 घर बताए, आपके जो इसी प्रकार आपको देखना है कि गोचर में शनि और बृहस्पति आपके कितने घरों पे प्रभाव डाल रहे हैं। जो 5 घर मैंने आपको बताए जिनको मैरिज के लिए देखना चाहिए, उन 5 में से जितने ज़्यादा घरों पे प्रभाव बृहस्पति और शनि अपने गोचर में डालेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे मैरिज में कन्वर्ट होने के। अब सप्तम भाव के बाद जो सहायक घर हैं वो है दूसरा भाव और 11वां भाव, और 5वां भाव और 9वां भाव भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। तो ये 5 घर हमें देखने हैं जब भी हम शादी के लिए विचार करें। उसके बाद हमने ये देखा कि दशाएं किस किस ग्रह की हमें देखनी है। दशा बृहस्पति या शुक्र की हो, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह सप्तमेश, सप्तम भाव को देख रहे ग्रह शुक्र, गुरु या राहु, इनमें से किसी की दशा, अंतरदशा या परंतर दशा आ जाए तो तब भी शादी होने की प्रबल संभावना बन जाती है। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि गोचर, ट्रांजिट को कैसे कैलकुलेट करना है। गोचर जब भी आप देखें तो मोस्टली लगन से देखें। कुछ ज्योतिष चंद्र कुंडली से भी गोचर को देखते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि लगन कुंडली से गोचर आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। इस ट्रांजिट में राहु और केतु जब भी 5th 11th एक्सिस में आ जाए, यानी गोचर में राहु और केतु जब भी 5-11 का संबंध बना लें, यानी राहु 5वें भाव में हो, केतु 11वें भाव में हो, या फिर राहु 11वें भाव में हो और केतु 5वें भाव में हो, स्थिति में भी शादी होने की प्रबल संभावना बन जाती है। इसी के साथ मैं आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि जो जो सूत्र मैंने आज आपको बताए आप वो अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी कुंडली पे उन चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। मैं हर हफ्ते हाजिर होता रहूँगा नई नई वीडियोस के साथ। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम।